आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। आज का मुद्दा में आज अयोध्या तनाजे को लेकर के जारी हंगामे की बात। इंतखाबी मौसम में दरअसल राम मंदिर के मुद्दे पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। तकरीबन हर रोज ही मामले पर कोई बयान या सरगर्मी दिखाई दे रही है। कल जहां मामले पर बीजेपी के राज्यसभा रुकन राकेश सिन्हा ने प्राइवेट बिल लाने की बात कही थी, तो वहीं 3 दिनों तक मंदिर पर मंथन के बाद आज आरएसएस ने भी सरकार को इंदबाह के लहजे में ऑर्डिनेंस या कानून की बात कही है। इन सबके बीच बीजेपी सदर अमित शाह और संघ सरबराह मोहन भागवत के बीच मंदिर मुद्दे पर लंबी मीटिंग ने कयास आराइयों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। उधर संत समाज भी काफी ज्यादा सरगर्म नजर आ रहा है और 3 और 4 नवंबर को दिल्ली में करीब 2000 संत इसी मुद्दे को लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो दिवाली से पहले अयोध्या में भी काफी हलचल दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के इंतखाबी मौसम में मंदिर मुद्दा पूरी तरह से गर्म है और इसीलिए आज का मुद्दा में आज बात करेंगे आरएसएस को चाहिए जल्द से जल्द मंदिर। तकरीबन 30 साल से इलेक्शन और अयोध्या तनाजे का बहुत ज्यादा साथ रहा है। जब जब इलेक्शन आता है यह मुद्दा अपने आप में ही गर्म हो जाता है और इलेक्शन के नजदीक आते आते इसकी तपिश में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। लेकिन अफसोस ही कहा जाएगा कि हर बार इलेक्शन के बाद कोई ना कोई बहाना भी सामने आता है, कोई ना कोई एक नई दलील सामने आती है और फिर वक्त गुजरने के साथ यह मुद्दा ठंडा पड़ने लगता है अगले इलेक्शन तक। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन इस बार जो मांग उठ रही है, जो मुतालबात हो रहे हैं, वो हर बार से बिल्कुल अलग हैं। मुतालबात हो रहे हैं कि कानून बनाया जाए, ऑर्डिनेंस लाया जाए। क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या कानूनन ये किया जा सकता है? और इन सब के बीच जो सरकार पर चारों तरफ से दबाव बन रहा है, क्या सरकार इसको लेकर के कोई कदम उठा सकती है? ये तमाम बड़े और अहम पहलू हैं, उसी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए आज का खास पैनल मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर जयराम विप्लव साहब हैं, तो वही सीपीआई के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हैदर जैदी साहब। साथ ही हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी कौमी तर्जुमान मौजूद हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री जी और हमारे साथ एडवोकेट संजय के चड्ढा साहब भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। और संजय जी, मैं आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं। देखिए, इसका सियासी पहलू क्या है वो बाद में बात होगी। इस पर हम तमाम जो हमारे साथ सियासी पार्टियों से भी जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर इसका हम आईनी पहलू और कानूनी पहलू समझने की कोशिश करें तो बात कही जा रही है कि एक जुर्रतमंद कदम होगा अगर कोई ऐसा मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है उस पर ऑर्डिनेंस लाया जाए। तो क्या आईन और कानून इसकी इजाजत देता है कि जेर समाअत किसी मामले पर ऑर्डिनेंस लाया जाए? और अगर लाया जाए तो क्या उसके लिए कोई खास तरीका है? देखिए, सबसे पहली बात, कानून में ये प्रोवाइडेड है कि चाहे किसी भी स्टेज पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्राइवेट बिल ला सकता है। इस पे कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो मुकदमा वहां पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। बट द थिंग इज कि आई एम टॉकिंग अबाउट जो ऑर्डिनेंस लाने की बात है। प्राइवेट बिल तो हम देखिए कल भी हमने डिस्कस किया था। अभी सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस की बात पूछना चाह रहा हूं। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस का जहां तक सवाल है वो भी ये डिफरेंट ऑर्डिनेंस लाके कानून बन जाए, उसको अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट जो है चेक भी कर सकती है। ये हमारा सिस्टम जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अगर हम जो कानून लेट से ऑर्डिनेंस आ जाती है, वो ऑर्डिनेंस आने के बाद चेक्स एंड बैलेंस के तहत अगर उसमें कोई तरमीम करनी है, उसमें कोई गलती है, तो उस गलती को बिल्कुल पकड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट और उसको इमीडिएटली इवन सेट असाइड भी कर सकता है अगर उसके अंदर खामी है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको सेट असाइड। लेकिन ओवरऑल अगर हम टोटलिटी में देखें तो ऑर्डिनेंस लाने में आईनी और कानूनी तौर पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल स्पेसिफाइड किया हुआ है, वो हो सकता है, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं कह रहा हूं, जब स्क्रूटनी अगर होगी और वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी कानून आज बना दे कोई भी सरकार और वो बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की बात अगर करेगी तो वो हिला नहीं सकता। इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा देगी और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से रोक लगा देगी। अच्छा, तो
ऑर्डिनेंस आ सकती है और उसकी स्क्रूटनी इमीडिएटली। वो एक अलग बात है, वो एक देखिए कम से कम एक मैसेज जा सकता है कि हम ऑर्डिनेंस लाएं, सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी की नहीं की वो तो बात की बात है। लेकिन जयराम विप्लव जी, आप देखिए जब आईन आपको इजाजत दे रहा है, कानून आपको इजाजत दे रहा है, किसी तरह का कोई रोड़ा नहीं है, तो फिर आप अपोजिशन का मुंह क्यों देख रहे हैं? आप क्यों मंथन के बाद संघ सरबराह की यह बात सुनने को मजबूर हो रहे हैं कि कुछ भी करो लेकिन जल्दी से इस पर कोई कदम बढ़ाओ और ऑर्डिनेंस लाओ? फिर आप अपोजिशन का भी मुंह देखते हैं कि आप साथ देंगे या नहीं देंगे। आप आगे बढ़िए, देखिए कौन साथ देता है, क्या दिक्कत है? जब वक्त आएगा तो अध्यादेश आने की जब बात कब आएगा, सुनिए ना, यही तो सवाल हो जाता है। नहीं, वक्त तो जब आएगा तब आएगा ही। वक्त की अपनी एक निश्चित। सर मैं माफी के साथ इसलिए रोक रहा हूं विप्लव जी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन सर मुझे वही बात याद आ रही है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, फिर वही बात आपकी लग रही है मुझे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे अलावा मंदिर वहीं बनाएंगे ऐसा कहने वाले भी कोई नहीं है इस देश की राजनीति में। मंदिर वहीं बनाएंगे ऐसा कहने वाले सिर्फ हम ही हम हैं सर, मतलब ऐसा। जुमला और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के। हम कोर्ट, कंसेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही कोई भी काम करेंगे। और अध्यादेश भी अगर लाने की नौबत आएगी तो जैसा हमारे वकील साहब ने बताया कि वो भी संविधान सम्मत ही होगा। तो पूरी चीजों को सरकार भी देख रही है और जब जैसी जरूरत महसूस होगी सरकार उस पर अपना कदम उठाएगी। कोई आज की बहस में ही तय हो जाए कि अध्यादेश हम कल ला रहे हैं, परसों ला रहे हैं, ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। और इस देश की राजनीति में राम मंदिर को लेकर के भाजपा का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है, बाकी राजनीतिक दलों को भी अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। स्टैंड क्लियर रहा है। मुझे वो बात भी याद है जब ये बात कही जाती थी कि हमारे पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, फुल मेजॉरिटी होती तो हम इस पर कानून बना देते। लेकिन आज जब आपकी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट अपना टर्म पूरा करने जा रही है, ज़ाब्ता इखलाक लगने वाला है, उससे पहले भी आप यही दलील दे रहे हैं कि हम ही हैं जो इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, हम ही हैं जो लेकर के आएंगे। लेकिन कोई दलील आपके पास समझ में नहीं आ रही। आपके पास बिल्कुल हमारे पास दलील है ना साहब, दलील की बात नहीं। आज हम दलील देने नहीं आए, ये हमारी आस्था का प्रश्न है और 150 सालों से ये मुकदमा इस देश की अदालत में लंबित है। हम चाहते हैं और आज संघ की ओर से भी कहा गया कि जल्द से जल्द जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके कोर्ट भी अपना फैसला समझ रहा हूं। और आपकी बात से यह भी समझ में आ रहा है कि हां आप इस मुद्दे को लेकर के पुरअहद हैं, वो ठीक बात है। लेकिन एक बार फिर से 2019 के मैनिफेस्टो में ही शामिल करेंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने ये कर दिया। बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर के देखिए 3 दिन तक मंथन हुआ, उसके बाद संघ सरबराह ने सीधे तौर पर अमित शाह को एक तरह से हिदायत के लहजे में बात कही। भैया जी जोशी ने भी सीधे तौर पर सरकार से कोई हिदायत ही दी है और 1992 जैसी तहरीक की बात की है। क्या मौजूदा वक्त ऐसा है कि 1992 जैसी तहरीक की जरूरत आन पड़ी हो, या फिर मौजूदा गवर्नमेंट से संघ भी इतना ज्यादा नाउम्मीद हो गया है कि वो इस तरह से बातें करने को मजबूर है आज? नहीं, मैं आपको बता दूं, जो 3 दिन के मंथन की बात में सिर्फ राम मंदिर ही एक मुद्दे पे विचार विमर्श नहीं हुआ है। फोकस वहां पे नहीं, पहले दिन हमने वहां पे पोल्यूशन पे बात करी। हमने जो जनहित से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं, संघ उस पे कार्य करता है। संघ ने दूसरे दिन का जो पूरा का पूरा उनका जो बात करने का और जिसपे उन लोगों ने बात करी, वहां पे वो कितने उनके शाखाएं कहां बढ़ी, कितने लोग बढ़े। जैसे इस साल 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की बढ़ोतरी हुई है। इन सारे मुद्दों पे बात करते हुए ऑफ कोर्स जो की मुद्दे की बात आप बार बार कर रहे हैं कि राम मंदिर है, तो राम मंदिर है। राम मंदिर आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अगर हिंदुस्तान के सनातन धर्म के मानने वालों के लिए है तो इसको कोई नकार नहीं सकता। जो लोग नकारते हैं, आप देखिए, उनसे सवाल नहीं करते। कल से तमाम चैनल के लोगों ने जैसे ही राकेश सिन्हा जी ने एक बिल की बात करी, तो वो बिल लाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि ये तमाम जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस और रीजनल दल, जिनके वकील कोर्ट में खड़े होकर दलीलें देते हैं और जिन्होंने ये भी कहा कि राम का वजूद नहीं है, जिन्होंने ये भी कहा है, बार बार कोर्ट में इस तरह की बातें आई हैं कि ये 2019 की बात कपिल सिब्बल ने आज नहीं 6 महीने पहले, और हमने इस पे भी बहस करी है। ये मुद्दा इस वक्त आप समझ सकते हैं बहुत संजीदा है और भारत की जो 132 करोड़ की आबादी है ना, वो भी चाहती है। मैं बीइंग अ मुस्लिम आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त 80-85% जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो भी चाहते हैं कि अयोध्या में किसी तरह, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप मंदिर का निर्माण हो जाए। आप समझिए कि हम क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जितने भी इस तरह से अगर आप
पूरे विश्व के पटल पे देखें, अगर आप नहीं धर्मों के अकॉर्डिंग देखें, तो इस्लाम के लिए जो सबसे बड़ा अगर कोई जगह है तो वो मक्का है। उसमें बताइए कि क़यामत कोई बदलाव नहीं। मैं एक एग्जांपल भारत मैं समझ गया माध्यम से। देखिए सवाल लेकिन मेरा बिल्कुल अलग था सर। वेटिकन ईसाइयों के लिए तो क्या हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या राम मंदिर के लिए नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी एक ज़ेर बहस मामला है, लेकिन बात है अब ये फाइनल डिसीजन की तरफ है। एग्जैक्टली जी, इसीलिए जो इतनी ज्यादा मंथन हो रही, मेरा सवाल दरअसल ये था कि अगर इतना मंथन हुआ है, सब कुछ है और रिजल्ट ओरिएंटेड बात आ रही है, तो सरकार से क्या नाराज है कि फुल मेजोरिटी के बाद भी मंदिर नहीं बना? और ये बात भैया जी जोशी को कहनी पड़ी। मैं बस यही जानना चाह रहा हूं कि सरकार से क्या मुतमईन है कि नहीं है? आपने ही कहा कि जो हमारी भारत की सबसे खूबसूरत चीज है वो हमारा लोकतंत्र है, हमारा उच्चतम न्यायालय जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सब सम्मान करते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, हमें उनको भी शामिल करना होगा। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आपने आस्था को लेके भी जब आप फैसला करने जाएं तो मैं वहां के जजेस से, ये मेरे अंदर की रिक्वेस्ट है, और तमाम मैं हिंदुस्तान के लोगों को, मैं उन लोगों को नहीं कहूंगा जिनके दिलो दिमाग में रोम बसा हुआ है, राम नहीं बसे हुए, वो कभी भी राम मंदिर और राम के साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है, मैं यासिर साहब आऊंगा, लेकिन जैदी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही मंदिर बनाएगी? लेकिन अगर बनाएगी तो कब? ये सवाल आज के वक्त में खड़ा हो गया है। खुद संघ भी कहीं ना कहीं ये बात पूछ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बात यही की जा रही है कि जो लोग मुखालिफत कर रहे हैं वो अपनी अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। देखिए, पहले तो ये सरकार और आरएसएस एक ही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आरएसएस किससे सवाल कर रही है, किससे मांग कर रही है। पहला प्रश्न तो यहाँ ये बन जाता है। 4.25 साल होने को आ गए, आरएसएस ने पहले सवाल नहीं किया, बहरहाल ये तो पूरा देश जानता है। अब मैं आ जाता हूँ अध्यादेश पे। अध्यादेश किस चीज पे आएगा? राम मंदिर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? किसकी जगह पे बनाएंगे? जगह किसकी है भाई? पहले तो जगह तो होनी चाहिए। अच्छा, जगह अधिग्रहण करेंगे, किसकी जगह अधिग्रहण करेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, मैं तो नहीं दे रहा अपनी जगह। तो एक सवाल बनता है। फिर दूसरे, अब मैं आ जाता हूं विधेयक पे। प्राइवेट बिल पहले से कांग्रेस का पेंडिंग पड़ा है, वो लिस्ट नहीं हुआ अभी तक, बहुत पहले से पड़ा है, बहुत पहले से, ठीक, वो लिस्ट नहीं हुआ है। अब आ जाता हूं कपिल सिब्बल के ऊपर। कपिल सिब्बल किसके वकील थे? सुन्नी वक्फ बोर्ड के। सुन्नी वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? उत्तर प्रदेश सरकार के। 1 साल के अंदर आया है अभी, जब सुन लीजिए जी, जब वो सही तरमीम कर रहा हूं मैं, आपके बीच में नहीं बोल रहा। नहीं, मैंने सिर्फ लोगों को एक चीज बता दी जो आप कह रहे हैं बार बार। ये सुबह से मॉर्निंग से लोग टीवी पे ये बात कह रहे हैं, पूरी बात आया है जब सरकार भाजपा, तब आप कह सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मैं खामोश, आप कहिए अपनी बात। सुन्नी वक्फ बोर्ड किसके अधीन आता है? उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है। जितने भी बोर्ड है इस हिंदुस्तान के अंदर, या तो केंद्र सरकार के अधीन आएंगे, ठीक है, या राज्य सरकार के अधीन है। किसके अधीन आएंगे? कपिल सिब्बल किसके वकील थे? सुन्नी वक्फ बोर्ड के। तो फीस किसने दी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे, इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया, सब मुसलमानों कांग्रेस पर। ठीक है, अच्छा, कांग्रेस पर नहीं। अब सुन लीजिए, राम के नाम पर सरकार बन सकती है, सरकार बनाएंगे, लेकिन राम मंदिर नहीं बनाएंगे। अयोध्या मसले पे एक चीज हो सकता है, या तो राम अयोध्या विवाद का एक ही हल है कि इसके नाम पर जब तक वोटिंग होती रहेगी सरकारें बनती रहेंगी, या तो अयोध्या विवाद पे सरकार बनवा लीजिए या भव्य राम मंदिर बनवा लीजिए। जिस दिन देश ने अयोध्या विवाद पर वोट देना बंद कर दिया, मंदिर उसी दिन बन जाएगा, सेम डे। बड़ी बात आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये मसला क्या है कि वोट जनरेट करने की एक मशीन है। ठीक है, सारे 5 साल के, 4.25 साल अहम जो बात कही है, कार्यकलाप ऐसा देखता है ढकने के लिए, उस पर चादर पड़ा चढ़ाने के लिए ये नया विवाद पैदा हुआ। अरे आप कहां सो रहे थे 4.25 साल से? प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट के अंदर गए थे तो उन्होंने झुककर नमस्ते की थी पार्लियामेंट को। चलिए, श्रद्धा थी ना, अंदर जाना चाहते थे, बड़ी तमन्ना थी, बड़ी आस्था थी पार्लियामेंट। चलिए जैदी साहब, मैं आ रहा हूं तो राम मंदिर में इतनी शास्त्री जी से भी मैं पहले सेशन में बिल क्यों नहीं लाए? शास्त्री इस बात को किस तरह से देखते हैं कि इस पर जो सियासत होती है, क्या लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो जाते हैं कि वो इन मुद्दों पर वोट देते हैं, जो कि जैदी साहब कह रहे हैं? डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए, जो बात कही गई कि मुल्क की जो आवाम है वो दरअसल ऐसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो एक तरह से फोकस्ड हो जाती है, और कहीं ना कहीं जब वो ये देखती है पोलराइज हो जाती है, और इसी का फायदा उठाती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे मुद्दों से बचा कैसे जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर उसकी तासीर यही है कि इन मुद्दों पर हमेशा वोट दे दिया जाता है। देखिए, ये इस तरीके से दुर्भाग्य इस देश का है
एक ऐसी मसला को इन्होंने अपनी हाथ में लिया था और हिंदुस्तान की पूरी सब हिंदू समाज की प्रति इन्होंने ये बात कही थी, हम राम मंदिर बनाएंगे। मैं उस दिन याद कर रहा हूँ कि हैदराबाद आए थे, मैं 10.5 साल का लड़का हूँ। वो सिकंदराबाद की पेरेड ग्राउंड से आए थे, जो एनटी रामाराव को इंदिरा गांधी जी ने बर्खास्त कर दिया था। वो 35 साल हो गए। उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था, हमारा पार्टी बनाया हमने, पॉलिटिकल पार्टी, जो राम मंदिर बनाने के लिए। ये बात उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था। देखिए विडंबना, देखिए 35 साल हो गए। अब 4.5 साल, पौने 5 साल जो ये कह रहे हैं, वो 5 साल खत्म हो गए। अचानक मेरे को ये बात समझ नहीं आई थी। 3 दिन आरएसएस की प्रमुख मोहन भागवत जी ने दिल्ली में अधिवेशन किया था और सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुलाई। मैं ये भी सोचता हूँ बीजेपी शामिल थी। क्या बीजेपी के साथ इनकी वार्तालाप नहीं हुआ? क्या मोदी जी के साथ मोहन भागवत की अपॉइंटमेंट नहीं मिली? नागपुर जाकर के सार्वजनिक रूप से ये आग्रह कर देना, भाई मंदिर बनाने में बहुत देरी हो गई, वो किसको कह रहे थे? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ऐसी कौन सी बात थी? सो पौने 5 साल से राम मंदिर का कोई जिक्र नहीं है, अचानक राम मंदिर जिक्र आ गई। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? तो इस देश ने कुछ भी हो, भगवान श्री राम को, भगवान का श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं, भगवान श्री राम को ये सोच रहा होगा, इस देश की कोर्ट ने उनको डेट की तारीख के ऊपर तारीख दिया और इस देश की जो राजनीति, जो चट्टान के साथ खड़े होते हैं, हम बनाएंगे, हम ही बनाएंगे और कोई बना भी नहीं सकते, ये डोल बजाते हैं, वो उनको भगवान श्री राम को चुनाव के ऊपर चुनाव के ऊपर चुनाव। ठीक है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं, ये बने ना बने, ये चुटके होंगे, लेकिन जरूर बनेंगे। हम बनाएंगे, ऐसी भव्य मंदिर जरूर बनाएंगे, इसी साल में बनाएंगे, आने वाला साल में ये बनेगी। पूरा देश की समाज, हर समाज इकट्ठा हो जाएगी, चाहे हिंदू समाज की नहीं, सारे समाज इकट्ठा हो जाएंगे और ये राम मंदिर बनेगी। लेकिन सर, इसका इलेक्शन से आप क्या कनेक्शन देखते हैं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं बोले, इलेक्शन से पहले ही इस बात को लेकर के इतनी ज्यादा सरगर्मी क्यों? तो 2019 से पहले, क्योंकि ये दिख रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि राम मंदिर 2019 जनरल इलेक्शन से पहले बन भी जाए, इसके आसार तो बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की जा सकती है, अभी विंटर सेशन है, उसमें कोई चीज ला करके एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है, लेकिन 2019 से पहले तो नहीं बनेगा, ये नजर आ रहा है। तो क्या और इंतजार करना पड़ेगा? और अगर इंतजार करना पड़ेगा तो इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ेगा? मन है तो मार्ग बहुत है, मन होना चाहिए। ये मन है तो मार्ग बहुत है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा विनम्रता से कहता हूं, अभी अमित शाह जी का एक बयान था जो केरला से उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा था। तो सर, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कितना इफेक्ट करेगा 2019 के इलेक्शन को? कानून पीछे, ये पहचान लिया बीजेपी ने। आस्था बढ़ा है, कानून पीछे है। तो मेरे को लगता है भगवान श्री रामचंद्र का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो कहने का मतलब सर, मैं ओवरऑल ये समझ रहा हूं कि कुव्वत इरादी नहीं है बहुत ज्यादा, वो चाह ही नहीं है, सिर्फ इस पर। वो तो इनकी बातों से ही पता लग जाता है। ठीक है, लेकिन मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा। उस पर जवाब से पहले उन्होंने जो कुछ हमारे मित्र ने कुछ तथ्य रखे, जो बिल्कुल एक तरफा तथ्य उन्होंने रखा। इस देश में मुझे आज तो अभी सरदार पटेल याद आ रहे हैं। सरदार पटेल जी अगर होते, इस देश में किसने लटकाए रखा, अटकाए रखा, भटकाए रखा, किसने इस मुद्दे को विवाद बनाया? आप लोग प्रवचन देना बंद करो यार, अपनी काम करो, सीधा मुद्दे पे बात करो। राम मंदिर बनाओगे, कब बनाओगे, कौन सी डेट को बनाओगे? हम साथ दे रहे हैं, खत्म बात। डेट बताओ। आप किस पार्टी की तरफ से? मैं किसी की पार्टी से नहीं। अरे किस बात के लिए? मैं अपनी देश की जनता नहीं, मैं आराज देवता राम मंदिर चाह रहा हूँ। राम मंदिर की बताओ। अरे तुम पार्टियों को जवाब देने के लायक नहीं हो। सुनिए, पार्टी को आप लोग पार्टी को जवाब दे दो और किसी को नहीं। पूरे देश की जनता आपको वोट दे, पूरी जनता। सरदार पटेल ने जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, उस समय अगर और रहते तो श्री राम मंदिर का समाधान भी निकल गया होता। और नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक ने
जिस प्रकार से श्री राम इनके चेहरा उतर मंदिर के गए। साथ खिलवाड़ पार्टी को किया। जवाब देंगे, जनता को जवाब नहीं देंगे। पार्टी को जवाब देंगे, जनता को जवाब नहीं देंगे। आपने जनता ने चुना था, आपको जनता ने वोट दी थी। यूपी की सरकार जनता ने वोट दी थी, केंद्र सरकार ने जनता नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी थी, कांग्रेस ने नहीं दी, सीपीएम ने नहीं दी, ये दिया था जनता ने। सर वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि किसी पार्टी का सवाल आप उनसे पूछे कि किस पार्टी से हैं। बताया जनता को, अरे हिम्मत है ही है, अरे हिम्मत नहीं, चट्टान के साथ खड़े, अरे चट्टान के साथ खड़े हो ना, चट्टान के साथ खड़े होने की हिम्मत रखो। क्या करो, बताओ डेट, दिवाली के अंदर बताओ, दिवाली के अंदर डेट तोड़ो, हिम्मत है तो नारियल तोड़ो। बेवकूफ आप बना रहे हो, 2 दिन में पूरा कौन दुनिया से से बन बना रहे जाएगा? हो। क्यों नहीं कैसे बन बनेगा? जाएगा? 24 घंटे में बन सकता है। अरे 24 घंटे में आप अपने दफ्तर बना सकते हो, दिल्ली में बहुत बड़ा दफ्तर है। अरे क्या बात कर रहे हो? राम का भव्य मंदिर बनाना है, भव्य मंदिर है, भव्य ऑफिस बन गया बीजेपी की दिल्ली में। 70 वर्षों तक जब आप पैदा भी नहीं ठीक हुए है। थे, हम पैदा भी नहीं सर, हुए थे, मैं आ रहा हूं। 150 सालों ठीक से है, इस देश की ठीक है। जयराम साहब मैं आ रहा हूं, जयराम साहब और डॉक्टर जीवीआर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। मंदिर बनाए आपके साथ है, मंदिर बनाए है, बहुत हो गया, टाइम हो गया। ठीक है। मोहन बाबू जी ने सही कहा, जीवीआर साहब ठीक है। तो साथ देने के लिए तैयार है। अरे हम सर ये आपके तो यहाँ साथ पे हैं। बैठे बैठे बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है जयराम साहब ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर टीवी पे साथ आप मांगते रहते हैं, जमीन पे साथ मांगिए, उनसे पूछिए कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है मैं आ रहा हूँ। जीवीआर साहब आदमी आपकी भाषा में बात मिलाता है, वो भी दुश्मन दिखता है। ठीक है जीवीआर साहब इन्होंने सबसे पहले ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि राम मंदिर बने। ठीक है ठीक है ठीक है जीवीआर साहब ठीक है मैं आ रहा हूँ। जयराम साहब आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूँ। यासिर जिलानी जी देखिए जयराम विप्लव जी लगातार जवाब दे रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तमाम जीवीआर साहब के सवालों का। सर आप दोनों के पास आऊंगा सर एक सेकंड सर एक सेकंड। जयराम साहब जीवीआर साहब ठीक है मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ सर मेरा सवाल किसी और से है। यासिर जिलानी साहब, जयराम साहब जवाब दे रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या जवाब आ रहा है, बनाएंगे कब, कहां, कैसे, कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं है। सर ऐसे तो कैसे बनेगा मंदिर? नहीं देखिए बीजेपी ने शुरू से जब से उन्होंने राजनीति की अपनी 1980 से सर आप सिर्फ और सिर्फ कवर फायर मत कीजिए ना सर। नहीं आप खुद बताइए ना कि क्या आप मुतमईन हैं? नहीं दूसरे लोगों से, इसीलिए तो राकेश सिन्हा जी बिल लाने की बात कर रहे हैं। इनका नकाब उतर जाएगा पार्लियामेंट में कि ये साथ है कि नहीं, रीजनल दल साथ है कि नहीं, राहुल गांधी साथ है कि नहीं। अभी शास्त्री जी बैठ के बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए कि क्या राम मंदिर, अरे राम मंदिर में अरे अड़ंगा कौन लगाया है? आप बेसिक चीजें जनता जानना चाहती है। जनता किसने, अरे जनता साथ है, जनता 2019 में मजा चखा देगी आप लोगों को। लेकिन राहुल गांधी से पूछिए कि क्या वो पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे जब अध्यादेश आएगा। मुझे बहुत नहीं मैं आपको करेंगे सर होल्ड यासिर साहब और ठीक है जयराम साहब होल्ड ठीक है सर ठीक है मैं जवाब लूंगा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इस बात का अफसोस और समझ में नहीं आता कि जब ऑर्डिनेंस की बात आ रही है, ये बात क्यों कही जा रही है कि क्या अपोजिशन सपोर्ट करेगा नहीं करेगा। टेक्निकल ग्राउंड है ना, सुन लीजिए आप, जब हम लोकसभा में यासिर साहब मुझे एक बात बताइए, इन लोग भी विरोधी तलाक पे ये सोचा था क्या? इसका टेक्निकल सोचा था? ट्रिपल तलाक में आपने पहले देखा कि क्या हुआ, कि किन लोगों ने विरोध किया, किस तरह की बातें खड़े होकर उसी पार्लियामेंट में कही गई। आपने सुना था ना, नहीं सोचा था, आपने डिबेट करी, नहीं सोचा था ना सर। वहां जैसे राम मंदिर के बारे में आप अपोजिशन का मुंह देख रहे हैं, यहाँ पर तो नहीं देखा था ना आपने। एक समाज की कृति को लेके मामला था, यहाँ आस्था को लेके मामला है, यहाँ भगवान को लेके मामला है, यहाँ हिंदुस्तान के करोड़ के लोगों की जो आस्था है। मुझे वही समझ में नहीं आ रहा सर अगर आप लेकर के आएंगे और अपोजिशन साथ नहीं देगा, वो ऑटोमेटिक एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए तो राकेश सिन्हा जी बिल लेके आ रहे, तो इनके सरकार क्यों नहीं, पेट में इतना दर्द हो रहा है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, पार्लियामेंट क्या वो सरकार का हिस्सा नहीं है सर? वो तो बीजेपी से है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। जो भी सांसद है वो प्राइवेट बिल ला सकता है। राकेश मैं सिन्हा का भी उतना ही आता है, जयराम साहब से पूछ लेता हूं। मैं जयराम साहब से इस पर पूछ लेता हूं। जयराम साहब से मैं इस पर पूछ लेता हूं। जयराम साहब, राकेश सिन्हा साहब बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं, वो किसी और पार्टी के राज्यसभा एमपी नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, आजाद नहीं है, बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं। तो फिर सरकार उनके साथ उनको शेड लेकर के क्यों लेकर के आ रही है? वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए,
क्या जरूरत है कि राकेश सिन्हा साहब लेकर के आएंगे? वो तो उनका पर्सनल मैटर है, वो अपना लेकर के आना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अभी तो प्रोफेसर साहब जो बिल लेकर के आ रहे हैं वो हमारे सांसद हैं, और वो जो बिल लेकर के आ रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर लेकर के आ रहे हैं। बट उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन कर लिया ना सर, जो ज्वाइन की हुई है। बात इसीलिए तो हो रही है ना कि फिर सरकार क्यों नहीं आ रही है? अपने एक सांसद को वो प्राइवेट बिल लाने की बात कह रही है, उसके जरिए प्राइवेट बिल लाया जा रहा है, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। आपका ये कहना उचित नहीं है कि वोटर्स को बेवकूफ बना रहे हैं, माध्यम से ये बिल लेकर के आ रही है। वो उनकी आस्था का प्रश्न है, इसीलिए तो सर आप अपोजिशन को एक्सपोज कर दीजिए ना सरकार को। यासिर साहब देखिए, मैं यही सवाल पूछ रहा था, बताइए मुझे, आप जवाब दीजिए। सुनिए, देखिए ठीक है, बात सुन लीजिए। मैं जयराम साहब इनकी जवाब 10 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं नहीं बोला था आप लोगों के बीच में, जल्दी 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए, ये 132 करोड़ लोगों का मामला है और पूरे देश की निगाहें लंबे समय से इस पूरे मसले को लेकर के चल रही है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही ओवर पास करके और एक चोर दरवाजे से कोई अचानक चुपचाप कर लेना, ताकि देश में ये माहौल हम सर्वसम्मति से अपनी बात को रख रहे हैं और मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। ठीक है जयराम जी, लेकिन उसमें आपने जो 10 सेकंड या 20 सेकंड में जो बात आपने कही, कोई भी नई बात नहीं कही सर। हमेशा ये बात हम सुन रहे हैं, लगातार ये बात सुन रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे की बात सुनना चाहती है देश की आवाम। आज लेकिन जो संघ ने कहा, सरकार से कहा, क्या उसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, फिर मैं आपसे एक बात, जब मैंने अभी तक जो डिबेट सुनी, जो सब जगह सुन रहा हूं, बीजेपी वाले, आरएसएस वाले एक चीज कह रहे हैं कि साहब विपक्ष अड़ंगा अड़ा रहा है, राहुल गांधी अगर समर्थन करें और कम्युनिस्ट पार्टियां समर्थन वो मुंह देख रहे हैं तो हम मंदिर बना देंगे। जब कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन से ही मंदिर बनना है तो हम एक वायदा करते हैं, हमारी सरकार बनवा दीजिए, हम 6 महीने में मंदिर भी बनवाएंगे, और जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया है उन्हें जेल भी भेजेंगे, उन्हें जेल भी भेजेंगे। फिर बात सर, एक आदमी भी है तो उनसे वो कहने का हक रखते हैं। हम जो चुप बैठे, जब 2 से आप सरकार बना सकते हैं तो हम 66 से क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, आज हमारे 11 है। बात ठीक है सर, सुनिए ना, ठीक है, जल्दी सुनिए ना। जब हमारे समर्थन से मंदिर बनना है तो हम एक वायदा अपोजिशन के ऊपर जो अपोजिशन पे नजर रखी जा रही कि क्या अपोजिशन साथ देगा या नहीं देगा, ये सवाल अगर बार-बार पूछा जा रहा है सरकार की तरफ से या सरकार की तरफ से बनेगा, उसका मतलब क्या है? बाबरी मस्जिद जिन्होंने तोड़ी है वो जेल भी जाएंगे। ठीक है जैदी सर, आपका ऐलान तो हो गया, नहीं सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट मुद्दे पे भी आ रहा हूं। ये कह रहे हैं बिल लाना इनकी एक चालाकी है। 5.5 साल से ये बिल नहीं लाए। कांग्रेस के जो उम्मीदवार का बिल पड़ा है राम मंदिर के ऊपर, आज तक वो लिस्टेड नहीं सरकार ने किया। अब चाहे तो उसी को कर ले जो कांग्रेस लाई थी। सुन लीजिए, राकेश सिन्हा, वैसे बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस खुद इस पर बिल लाई चुकी है। सुन लीजिए, राकेश सिन्हा जो है, नंबर 1 तो ये बीजेपी के एमपी नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एमपी है। एक तकनीकी बात ये बता दूं मैं आपको, और ये एक मिनट, लेकिन वो बीजेपी बोल नहीं रहा था, मैं नहीं था यार। फिर सुन लीजिए, एक मिनट भाई, सारे बीजेपी आरएसएस वालों को मुंह की बीमारी है क्या? अच्छा सर, ठीक है सर, वक्त कम है इसलिए जल्दी से अब ये बिल लाए, बिल नहीं पास होगा, सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, फिर ये देश में हल्ला मचाते फिरेंगे। देखो जी, हम तो बिल लाए थे, विपक्ष ने समर्थन नहीं किया। ये चालाकी है यानी कि आपके हिसाब से? ये चालाकी के तहत जा रहे हैं। ठीक है, सब पूरा देश जानता है, आरएसएस बीजेपी एक ही चीज है। संजय चड्ढा जी, सिक्के के 2 संजय चड्ढा जी, मुझे ये बताइए कि ये जो चालाकी की बात कही जा रही है, सब कुछ कही जा रहा है, लेकिन जो वक्त है, मैं इसको समझना चाह रहा हूं कि वक्त बहुत ज्यादा है नहीं। विंटर सेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद जनरल इलेक्शंस की तैयारी हो जाएंगी, और जाहिर सी बात है उससे पहले ज़ाब्ता अखलाक भी लग जाएगा। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो भी वक्त कम हो जाएगा। ऐसे में क्या वाकई इतना वक्त है कि इसको कंस्ट्रक्टिव तौर पर जमीन पे कुछ लाया जा सके अमल में? देखिए, अमल में लाने के लिए तो कल ऑर्डिनेंस आ जाए सर, एक ड्राफ्टिंग तो जरूरी है सर। ऑर्डिनेंस सर, ड्राफ्टिंग तो चाहिए होगी। कोई बात, ऑर्डिनेंस किस चीज पे आएगा? जिसकी बात हो मंदिर पे। देखिए, नहीं मंदिर पे आएगा, मंदिर की जगह को कहां बनाएंगे मुझे बता दीजिए। बात आपकी सही है सर, उसी ने जवाब दे रहे सर, आपने ये बात रखी थी, आपने बात जमीन जो है अधिग्रहण की जो बात हो रही है, अधिग्रहण है वो 3 एकड़ की बात हो रही है। ठीक है, चड्ढा जी से सवाल है सर, सवाल मेरा चड्ढा जी से। ठीक है सर, होल्ड ऑन, ठीक है जयराम जी, मेरा सवाल चड्ढा जी से। चड्ढा जी, मेरा जवाब इसमें बहुत सीधा है। देखिए, जो मैं बल्कि बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मैं अपॉलिटिकल बात करता हूं अभी आपके समक्ष।
जो क्योंकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आज अगर आप कहें 95% इस देश की पॉपुलेशन, वेदर वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई मंदिर के पक्ष में है, वो मंदिर के पक्ष में हो, क्योंकि यही बात थी, हम नहीं कह रहे हैं। जीविया साहब ये कह रहे थे, बात आ जाए सर, बात पूरी हो जाए सर, बात पूरी हो जाए सर, बात नहीं है यासिर साहब, यासिर साहब, यासिर साहब, नहीं यहाँ तो 51% भी अगर हुआ ना तब भी बन सकती है। आप एक बार और देने मंदिर को ये बात कहना कि कांग्रेस बिल के साथ खड़ी है, नहीं खड़ी है, सर कोई मतलब नहीं है। जीवियार साहब, यासिर जिलानी जी, जिलानी साहब, अरे जयराम साहब, ठीक है जयराम साहब, कोई बात नहीं आ रही है, जयराम साहब, जीवियार साहब, जीवियार सर कोई बात नहीं आ रही है, जीवियार सर कोई बात नहीं आ रही है इसमें, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अगर यासिर जिलानी साहब आप ये कह रहे हैं कि 95% है और 5% को साथ लाइए, सर 51% भी अगर साथ में है ना, बात अक्सरियत की होती है, अक्सरियत साथ है तो कोई भी आप फैसला ले सकते हैं सर। बहरहाल मैं संजय जी से जवाब चाह रहा हूं सर, संजय जी से, तो सर आप 5% के सामने घुटने टेक रहे हैं, सरकार उन 5% के सामने घुटने टेक रही है सर, सरकार 5% के सामने घुटने टेक रही है। अरे उनकी जो अपीसमेंट की राजनीति है, सरकार 5% के सामने घुटने टेक रही है सर, तो फिर मजबूत सरकार का मतलब क्या है सर, मजबूत सरकार का मतलब क्या है, मजबूत सरकार का कोई मतलब नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है सर, मंदिर बनेगा आपको सर, फिर ये हवाई बातें, फिर ठीक है सर, ये हवाई, ठीक है सर, ठीक है, फिर आप ऐसे ही बनाइए सरकार यही यासिर साहब, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं रोक रहा हूँ, ठीक है यासिर साहब, मंदिर बन रहे हैं, ठीक है यासिर साहब, और आप लोगों से मैं रोक रहा हूं, लेकिन फिर आप ऐसा ही मुंह जबानी मंदिर बनाते रहिए, क्योंकि आप 5% के सामने घुटने टेक देते हैं सर, 5% लोगों के सामने घुटने टेक रही है आपकी सरकार, ये आपकी बात से साबित हो रहा है। लेकिन संजय जी मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं देखिए ये बात है सर, आप 5% का मुंह देख रहे हैं, 95% का मुंह नहीं देख रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है लोगों से, भारत की जनता से, मंदिर बनेगा, तो ये प्रतिबद्धता जो है ना सर, ये जो कमिटमेंट है ना, वो जमीन पर भी उतरना चाहिए, जमीन पे उतर रहा है 2019 में, उसके बाद 2024 में सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टो में आएगा। की जो पेट में दर्द हो रहा है वो इसलिए कि काम शुरू हो गया है, इसी सत्र में आप देखेंगे लीगल कदम उठाया है, अरे मंदिर इसी सत्र में कौन सा लीगल कदम उठाया, यही तो हम कह रहे हैं, एक भी लीगल कदम नहीं उठाया, एक भी कदम नहीं उठाया। बिल्कुल, तो ठीक है, आप दोनों भाई जो कह रहे हैं वो साथ में आज कदम उठाइए, यासिर जिलानी भाई के साथ चलते हैं, हाँ, चलिए। मुस्लिम पक्षकार केस को वापस ले, इसकी पैरवी आप करिए, हम आपके साथ हैं, चलिए हमारे साथ, क्यों नहीं चलते हैं, एक रात में फैसला है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए सर, इश्यू है, ठीक है, कुछ राजनीति दल के लोग हैं उनके लिए इमोशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपीसमेंट दिखाई मैं इस नोट पर इस डिबेट की वाइंड अप कर रहा हूं सर, इस नोट पर इस डिबेट का वाइंड अप कर रहा हूं सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि अगर यह इमोशनल मैटर है तो फिर आखिर क्यों नहीं इसको इमोशनली हैंडल किया जा रहा है, इस इमोशनल मैटर को, इस अकीदत के मामले को पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश ही क्यों हो रही है और कौन कर रहा है, यह आवाम बेहतर जानती है, लेकिन आवाम के ही हाथ में है कि वो मुल्क का मुस्तकबिल तय करे और पार्टियों के जो इस पूरे मामले पर सियासत कर रही हैं उनको भी सबक सिखाए, यानी कि चाबी जो है वो आपके ही हाथ में है। आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।